वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेसब। मेरा नाम है कीर्ति। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 1000 MCQs की सीरीज हमने स्टार्ट की है। MP CHO, राजस्थान CHO, MP स्टाफ नर्स जो PV की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन HPSSB जिनका 4 अक्टूबर को पेपर है, BFUHS जिसके रिसेंट में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और CRPF जिसकी टेंटेटिव डेट है जो दिसंबर की दी हुई है। राजस्थान CHO एग्ज़ाम में सभी लोग कंफ्यूज हैं कि 11 अक्टूबर को पेपर होना है या नहीं। तो गाइज अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला था एग्ज़ाम के लिए वो 5 से 6 बार रिमूव कर दिया, और एट प्रेजेंट अभी वो वहाँ पर नहीं है वेबसाइट पर, राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। MP CHO की एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, अभी फॉर्म फिलअप ही हो रहे हैं। और MP PV की तरफ से स्टाफ नर्स और जो अदर कैटेगरी के एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट इवन फाइनल है जो 16 से 27 दिसंबर में होंगे। तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये CHO के लिए बस है। तो जिनका HPSSB के लिए पेपर है, BFUHS, CRPF सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, नर्सिंग ANM स्टाफ नर्स सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लो। जनरल नॉलेज के लिए आप चाहें तो मेरा सेकंड चैनल है GK विद कीर्ति, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अभी रिसेंट में GK के डेली क्वेश्चन है जो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको GK भी आने वाला है। तो यहाँ पे गाइज मैंने पार्ट 5th में आपके लिए क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। बच्चों में मीजल्स वैक्सीन क्यों दिया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या फिर रिहेबिलिटेशन। तो वैक्सीनेशन किस कैटेगरी में आता है? आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। डिसीज होने के पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन। और वैक्सीनेशन इसी का एक एग्जाम्पल है। तो वैक्सीनेशन किस तरीके का प्रिवेंशन हो जाएगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? C, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, जिन भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, सभी ने सही आंसर दिया है। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। तो जो SDG आपने पढ़ा होगा जिसमें 17 गोल्स दिए गए थे, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये किसने दिया था? ये दिया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2015 में। और इन्होंने कुछ गोल्स रखे थे कि उनको हमें कब तक अचीव करना है। तो ऑप्शन में है 2020, 2025, 2030 और 2050। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो दिया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, और इन्होंने 17 इंटरलिंक्ड गोल्स रखे थे, तो जो ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है SDGs। तो ये 2030 तक के लिए इन्होंने 17 अचीवमेंट पॉइंट्स रखे हैं, 17 गोल्स रखे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? C, 2013। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDGs और ग्लोबल गोल्स हैं, इसके तहत 17 गोल्स रखे गए थे जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। और इनकेस आपको एग्जाम में आता है कि SDG कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2015 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको लॉन्च किया था। और इसके जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें है फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये टोटल 17 गोल्स दिए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने, जिसको लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। इसका एजेंडा है कि 2030 तक जो ये गोल दिए हैं इनको हमें अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ मिशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। NHM की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2007, 2005, 2009 या फिर 2006। तो नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005, 2005। नेक्स्ट इज हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो रिसेंट में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपसे एग्जाम में आता है, तो कौन है अभी प्रेजेंट में? ऑप्शन है हर्षवर्धन, JP नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर या फिर पीयूष गोयल।
तो जो एट प्रेजेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, वो हैं हर्षवर्धन। तो गाइस जो भी लोग जिस भी स्टेट के लिए एग्जाम देने वाले हो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और हेल्थ मिनिस्टर के नाम जरूर याद रखना, आपको एग्जाम में है जो आ सकते हैं। और यदि प्रेजेंट में इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और इंडिया में एट प्रेजेंट में कौन, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है मोदी जी की, उसमें कौन किस पोस्ट पर है, मतलब कि कौन किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो उन सभी के लिए जो मेरा जीके का चैनल है उस पर आपको 2 से 3 इसी तरीके के वीडियो मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो यदि सेंट्रल मिनिस्टर ना पूछकर यूनियन मिनिस्टर पूछा जाए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, तब आप हर्षवर्धन सिंह के लिए क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बेनिफिशियर्स ऑफ आरबीएसके प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आरबीएसके का मतलब यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम के जो बेनिफिशियर्स ग्रुप में लाभकारी हैं, जिनको इसका लाभ मिलता है, वो कौन है? ऑप्शन है 0 to 18 ईयर, 0 to 6 ईयर, 0 to 10 ईयर या फिर 0 to 12 ईयर। तो आरबीएस के प्रोग्राम में जो बेनिफिशियर्स एज ग्रुप हैं वो हैं 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के लोग। 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लोग क्या हैं इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता में? तो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है प्रेजेंट में? दिल्ली में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज स्टार्टेड इन। तो विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पर ओपन हुआ था, स्टार्ट हुआ था? लंदन, इंडिया, अमेरिका या फिर इटली? तो विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टार्ट हुआ था इटली में। नेक्स्ट इज रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी अलग है और इसको फिर रिवाइज किया गया था, तो उसका नाम रखा गया था रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो ये कब अनाउंस की गई थी? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। 2000, 2001, 2002 और 2003। तो जो रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी वो आई थी 2002 में, और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983 में। तो आपको दोनों याद रखना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी इंडिया में? 1983। एंड इसको रिवाइज कब किया गया था? 2002 में। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसी के तहत, आई थिंक 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लॉन्च किया गया था। आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी को किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं हम? जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 और मई 31। तो इंटरनेशनल योगा डे हम हर साल मनाते हैं 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। आई थिंक 2015 से मनाना स्टार्ट करवाया गया था। तो अभी प्रेजेंट में 5th टाइम है जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है। और आप अभी प्रेजेंट में 2020 में इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या रही, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में आए। और जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं स्पेशली हेल्थ से रिलेट करते हुए, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एड्स डे, ये सभी डेज हैं जो आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कई बार एग्जाम में आया है, तो कब मनाया जाता है हर साल? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो है 7 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट इज द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है कब आया था? 1984, 1985, 1986 या फिर 1987? तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। नेक्स्ट इज ओम्फेलोसील इज अ बर्थ डिफेक्ट विजिबल एज। ओम्फेलोसील एक बर्थ डिफेक्ट है, कहाँ पर शो होगा, विजिबल होगा? ऑप्शन है स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, विजिबल लंप इन द ग्रोइन, फिस्टुला बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी सिस्टम, एंड डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बलाइकस। तो ओम्फेलोसील है जो एक बर्थ डिफेक्ट है, कहाँ पर विजिबल होगा? तो जो एब्डोमिनल वॉल्स होती हैं वहाँ पर जनरली ये शो होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बलाइकस। ओम्फेलोसील को एक्सोम्फेलस के नाम से भी जाना जाता है।
एंड इट्स अ बर्थ डिफेक्ट या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हम कह सकते हैं, जो एब्डोमिनल और वैली वॉल के पास प्रेजेंट रहेगा, जिसमें क्या होगा, जो इन्फेंट्स उसकी इंटेस्टाइन, लिवर और अदर ऑर्गन्स जो कि एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या होंगे, या तो वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड्यूस होके एक जो ट्रांसपेरेंट सैक रहेगा उसमें रहेंगे, यदि उस सैक में है तो जो सैक ट्रांसपेरेंट सैक या तो वो ओपन हो सकता है, पर ब्रोकन हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर जो एक इमेज दी हुई है, तो एम्फेलोसील है इस बच्चे के लिए, जो एक इन्फेंट्स यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट इज सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाम इज टिपिकली सीन इन। सिंगल डीप क्रीज, जो हम हिंदी में बात करें इसकी, तो जो रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में बहुत सारी होती हैं, बट सिंगल डीप क्रीज एक डार्क कलर से सिंगल डीप क्रीज, और जो लाइन है एक ही लाइन है, एक ही रेखा होगी हाथ पर, तो किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, सेंडेक्ली या फिर पॉटर सिंड्रोम। तो जो सिंगल डीप क्रीज है हमारे पाम पे देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में। इसमें इनमें ओनली एक ही क्रीज रहेगी। यदि कंपेयर किया जाए अदर से, तो यदि आप अपने हाथ ही देखेंगे तो उनमें बहुत सारी रेखाएं रहेंगी, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट रहेंगे उनमें एक ही सिंगल क्रीज देखने को आपके लिए मिलेगी। नेक्स्ट इज परमानेंट डेंटिशियन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम। तो जो बच्चों के परमानेंट दांत हैं वो कब आना स्टार्ट होते हैं, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर। परमानेंट डेंटिशियन है, जो परमानेंट दांत होते हैं बच्चों के, कब आना स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 6 ईयर से, 6 साल की एज से। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न बेबी की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होगी, 16 to 18, 20 to 22, 28 to 30, 30 to 60। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात की जा रही है न्यूबॉर्न में, तो वो होगी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है छोटा सा, इसमें क्लासिफाई किया गया है कि जो इन्फेंट्स हैं उनकी और जो टोडलर्स हैं, यंग एडल्ट हैं, किसकी कितनी रेस्पिरेटरी रेट होगी। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में न्यूबॉर्न की पूछे, या हो सकता है एडल्ट्स की पूछे, टोडलर्स की पूछे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की पूछे। तो यहाँ पर अप टू जो 6 मंथ की एज तक के बच्चे होते हैं, 0 to 6 मंथ तक के, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 60। 6 से 12 मंथ की एज ग्रुप की होगी 24 से 30 ब्रीथ पर मिनट, और जो 1 से 5 साल तक की एज की सेम रहेगी 20 से 30। 6 to 12 जो एज के ग्रुप बच्चे हैं उनकी 12 से 20 रहेगी, और 12 ईयर एंड अप जो एडल्सेंट में जाएंगे उनकी 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट रहेगी। बट जो स्टार्टिंग और न्यूबॉर्न बेबीज रहेंगे, नियोनेट्स रहेंगे, उनकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑर्टोलेनी साइन इंडिकेट्स। तो जो पॉजिटिव ऑर्टोलेनी साइन है किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, हिप डिसलोकेशन, कार्डियक एनोमली, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इम्परफोरेट एनस। तो जो पॉजिटिव ऑर्टोलेनी साइन है देखने को मिलता है हिप डिसलोकेशन के पेशेंट में। नेक्स्ट इज रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ। तो जो रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल कॉमनली यदि आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, जैसे कि बड़े लोग, एडल्ट्स लोग, तो वैसे ही सेम है, यहाँ पर एज ग्रुप पूछा है कि कब से स्टार्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर का रूटीन चेकअप है, जो ऑप्शन है 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर। तो रूटीन चेकअप होता है जो ब्लड प्रेशर का, वो 3 ईयर की एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन द बटक्स, बैक एंड सैक्रल रीजन ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो एक जो न्यूबॉर्न बेबीज है तो उसके बटक्स में, बैक में और जो सैक्रल रीजन है वहाँ पर क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर के मार्क्स हैं जो देखने को आपके लिए मिलेंगे। किसी किसी में लेग में रहेंगे, किसी किसी के शोल्डर के यहाँ पे भी रहेंगे, बट जो जनरली प्रेजेंट होते हैं बटक, बैक और सैक्रल रीजन में ही होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, मंगोलियन स्पॉट, वर्निक्स सिजोसा, लैन्यूको या फिर बटक स्मॉल। तो जो ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन होते हैं स्किन पर, क्या कहलाते हैं, मंगोलियन स्पॉट और बर्थ मार्क, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो क्या है, मंगोलियन स्पॉट या फिर बर्थ मार्क। नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ टेकिंग PQ इज। तो फिनाइल कीटोयूरिया का जो सैंपल कलेक्ट करना है तो उसका सही टाइम क्या होगा, 24 आवर आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 24 to 48 आवर आफ्टर फर्स्ट फीड,
और आफ्टर पासिंग द मेकोनियम। तो टाइम टेकिंग है PKU का वो है कि जब बेबी फर्स्ट यूरिनेशन पास कर ले डिलीवर होने के बाद, उसके 24 घंटे बाद हम PKU का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 24 आवर आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर। तो एक सब सेंटर में कितनी पॉपुलेशन कवर होगी? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, सब सेंटर PSC और जो CSC है उनकी पॉपुलेशन नॉर्म्स और स्टाफिंग पैटर्न एटलीस्ट 10 से 20 बार तक बता चुकी होंगी। फिर भी ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है। तो एक सब सेंटर कवर करता है 3000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया और 5000 प्लेन एरिया। किस तरीके से? जो हिली एरिया का मतलब है यहाँ पर जो भी पहाड़ी एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया, ट्रैवल एरिया है, वहाँ पर एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन के लिए रहेगा? 3000 हिली पॉपुलेशन के लिए और 5000 प्लेन के लिए। साथ ही साथ PHC और CHC की भी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 पॉपुलेशन पर रहेगा जो प्लेन एरिया है, और 20,000 यदि डिफ़िकल्ट ट्रैवल और या फिर पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। और एक CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्लेन एरिया है, नॉर्मल एरिया है, तो 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए, और नॉन हिली ट्रैवल एरिया है तो 80,000 पॉपुलेशन के लिए एक CHC प्रेजेंट होगा। आप जो सब सेंटर PSC और CSC है इनका स्टाफिंग पैटर्न भी याद रखना, आपको एग्जाम में है जो आ सकता है। नेक्स्ट इज ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। जो ओपन वायल पॉलिसी है सभी में एप्लीकेबल है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर DPT, TT, BCG और पेंटा वैक्सीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि ओपन वायल पॉलिसी किन वैक्सीन पर है जो एप्लीकेबल नहीं होती है। बस आप याद रखना, क्योंकि ओनली 3 वैक्सीन पर एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी हैं जो उन पर होती है। तो जो BCG है यहाँ पर, उस पर ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। BCG, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और मीजल्स, इन 3 वैक्सीन पर क्या होती है? जो ओपन वायल पॉलिसी है एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल नहीं होती। बाकी जो अदर वैक्सीन है DPT, TT, हेपेटाइटिस B, OPV, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो 5 वैक्सीन होती हैं उन सभी में, और एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन जो IPV वैक्सीन है, इनमें क्या है? ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। बट जो BCG, मीजल्स और जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है इनमें ओपन वायल पॉलिसी को एप्लीकेबल नहीं रखा गया है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MR वैक्सीन। MR वैक्सीन का रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस। तो जो वैक्सीन है MR वैक्सीन, इसका रूट है एडमिनिस्टर करने का सबक्यूटेनियस रूट। और यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको ऑलमोस्ट सभी जो वैक्सीन स्पेशली एग्जाम्स में आती हैं वो पता चल जाएंगी कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। तो ओरल रूट से ओनली 2 वैक्सीन दी जाती है, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी है रोटा वायरस वैक्सीन। तो OPV दी जाती है पोलियोमाइलाइटिस से बचाने के लिए, और रोटा वायरस है जो डायरिया प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। इसके आई थिंक 3 डोज दिए जाते हैं। तो ओरल वैक्सीन कौन सी है? OPV और रोटा वायरस। इंट्रामस्कुलर है DTP, DT, TT और TD। तो ये है हेपेटाइटिस B, IPV, HIV, नॉट V, इट्स अ B, PCV 7। और सबक्यूटेनियस वैक्सीन है मीजल्स एंड येलो फीवर, और इंट्राडर्मल रूट से ओनली एक वैक्सीन दी जाती है तो वो है BCG। तो इस तरीके से आप सभी वैक्सीन को याद रख सकते हैं। यदि इंट्रानेजल रूट के थ्रू कोई वैक्सीन पूछी जाती है तो वो है इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन। नेक्स्ट इज एलिजिबल कपल्स बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ। तो जो एलिजिबल कपल्स हैं वो किस ग्रुप के होंगे? एलिजिबल कपल का मतलब है यहाँ पर चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, जो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं, ऐसे एज ग्रुप के लोग जो फर्टाइल हों वो क्या कहलाएंगे? एलिजिबल कपल्स। तो किस कैटेगरी से और किस एज ग्रुप से बिलोंग करेंगे? ऑप्शन है 15 to 35, 15 to 32, 25 to 45 या फिर 15 to 44 ईयर। यहाँ पर ईयर्स में एज दी हुई है। तो जो एलिजिबल कपल्स हैं किस कैटेगरी के होंगे? 15 to 44 ईयर ऑफ एज, 15 से 44 साल तक की एज ग्रुप के लोग। एलिजिबल कपल्स का मतलब होता है चाइल्ड बियरिंग एज। नेक्स्ट इज द BFHI डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आया था जो BFHI
इसका केरला में जो सबसे पहला BFHI क्लिनिक खुला था इंडिया में, वो कहाँ पर खुला था? केरला में। तो जो केरला में BFHI जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ओपन करवाया गया था, तो केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको ओपन करवाया गया था? जो BFHI कब आया था? 1992 में। और जो BFHI को लॉन्च किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर एक जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसके 10 टारगेट रखे गए थे, 10 यूनिवर्सल कवरेज गोल्स रखे गए थे। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को जब लॉन्च किया गया था, तो इसके ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लिनिक्स अलग अलग जगह ओपन करवाए गए थे। तो केरल में है जो पहला, इंडिया का पहला BFHI क्लिनिक ओपन करवाया गया था, और ये केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? एर्नाकुलम में। नेक्स्ट इज नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिसीज मलेरिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो मलेरिया किस वेक्टर के थ्रू होता है? फीमेल एनाफ्लीज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, फीमेल एनाफ्लीज। नेक्स्ट इज कलर ऑफ मेकोनियम। तो मेकोनियम क्या है? फर्स्ट पासिंग स्टूल है न्यूबॉर्न बेबी का। न्यूबॉर्न बेबी जो फर्स्ट पासिंग स्टूल, उनका फर्स्ट स्टूल पास आउट करेंगे, वो क्या कहलाएगा? मेकोनियम है। जनरली डार्क ब्लैक या फिर डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलर ऑफ मेकोनियम, तो मेकोनियम का कलर क्या होगा? डैम ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क येलो या फिर लाइट येलो। तो मेकोनियम का कलर होता है डार्क ग्रीन। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो पिगमेंटेशन होते हैं फेस पर, वो क्या कहलाते हैं? मेलानिन, लाइना एल्बा, लाइना एग्रा या फिर कोलाज्मा। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरे फेस पर पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं कोलाज्मा और मेलाज्मा। इस तरीके से जो एट प्रेजेंट मुझे हैं पूरे फेस पे। तो प्रेगनेंसी में जो पूरे फेस पर जो इस तरीके के मार्क्स देखने को मिलेंगे, फोरहेड, चिन और चीक्स पर, तो क्या कहलाते हैं? कोलाज्मा और मेलाज्मा। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। तो यूरिन का कंसंट्रेशन है किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? MSH, ADH और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड डी है यहाँ पर ACTH। तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है कंट्रोल किया जाता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन के द्वारा। नेक्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। मैटरनल डेथ का मेन कारण क्या है इंडिया में? मैटरनल डेथ क्या है? कंसीव करने से लेके आफ्टर डिलीवरी के 42 डेज तक यदि किसी लेडी की प्रेगनेंसी के टाइम पर डेथ हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? मैटरनल डेथ। और इंडिया में मैटरनल डेथ का सबसे मेन कारण क्या है? हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज अ। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? तो यहाँ पर आपको इसको इजीली ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्रेविडा का मतलब होगा प्रेगनेंसी, और एमेसिस का मतलब होगा वॉमिटिंग, और हाइपर का मतलब एक्सेसिव। तो यहाँ पर आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग एट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का होना। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं जो कुछ कंडीशन में क्या होती हैं? कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं, जिनको हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जिसमें वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होंगी। तो हाई फीवर में वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनको एडमिनिस्टर करने के बाद फीवर आता है, और ऑलरेडी पहले से ही फीवर और वैक्सीन देंगे तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। इन्फेक्शन में भी नहीं दे सकते, और किसी को यदि इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज है, चाहे HIV या फिर जो अदर इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज़ होती हैं एड्स के अलावा भी, तो उस केस में भी हम वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की कंडीशन यदि किसी पेशेंट को है तो हम उसको वैक्सीनेशन है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर कैन बी गिवन इन। तो 10 मंथ के बच्चे के लिए, ओल्ड चाइल्ड के लिए IM इंजेक्शन कहाँ पर देंगे? डेल्टॉइड, बटक्स, एंट्रोलेटरल थाई या फिर एब्डोमेन। तो 10 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन के लिए जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट होगी वो होगी एंटीरियोलेटरल थाई। सो गाइस ये थे टोटल यहाँ पर 30 MCQs। इसके साथ साथ आपके जो अदर पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ GK के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं, और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको डेली 1 से 2 वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।